तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम गॉस का जो थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ का उसे देखने वाले हैं। और उसके थ्रू हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए इस तरीके से कोई एक इनफाइनाइट शीट है ऐसी, यहाँ पर मैं एक शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इस शीट पर हम चार्ज को डिपॉजिट कर लेते हैं इस तरीके से। तो यूनिफॉर्मली चार्ज एक प्लेन शीट मैंने ले ली है और इस प्लेन शीट के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान के चलिए पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमें बताना है। यही हमारा थर्ड एप्लीकेशन है गॉस के लॉ का। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक थ्योरी लिख लेंगे। हम क्या कहेंगे, कंसीडर अ प्लेन शीट, consider a plane sheet having charge q uniformly distributed on the surface let, ये जो हमारे पास पूरी शीट है इसका हम एरिया ए मान लेते हैं। लेट ए बी द सरफेस एरिया, ए बी द सरफेस एरिया। और अगर ए सरफेस एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। चलो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मेरे पास एक पी पॉइंट है जो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कहाँ से, प्लेन शीट से, जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना है। तो अब मैं आगे लिखता हूं, कंसीडर अ पॉइंट पी सिचुएटेड at distance r, at distance r from the sheet where electric field intensity is to be measured, ठीक है। तो यहाँ हमारी बेसिक थ्योरी हो गई है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये शीट का सरफेस है, तो शीट के सरफेस से ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को हम आर डिस्टेंस पर मार्क कर रहे हैं। चलेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस ऑन द प्लेन शीट। हम जानते हैं कि जब भी हमें गॉस का लॉ अप्लाई करना होता है तो हमें क्या चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, है ना, जिसके अंदर से फ्लक्स पास होता हो। यहाँ पर भी हम एक गॉसियन क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे जो एक सिलेंडर होगा। अब याद रखना, यहाँ पर जो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको एक सिलेंडर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट से पास होने वाला एक सिलेंडर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इस तरीके का एक ये सिलेंडर है, और ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है ना, ये शीट के दोनों ही साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दोनों ही साइड में उसकी लेंथ कितनी होगी, आर। इसका मतलब है कि ये जो टोटल लेंथ है सिलेंडर की, ये टोटल लेंथ कितनी रहने वाली है, 2 टाइम्स द आर। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, मान लो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है ये भी आर है, और ये भी लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हुई, आर हुई। अच्छा, दोनों साइड में सिलेंडर हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हम चार्ज को इस पूरे शीट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज जो है वो क्या है, मान के चलिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और वो दोनों साइड में
फ्लो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब चूंकि वो दोनों साइड में जा रहे हैं और हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, तो गॉस क्या कहता है, भैया टोटल जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस से पास होने वाला वो इक्वल होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होने वाली है उसको एनक्लोज करने के लिए दोनों ही साइड में क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, गॉसियन सिलेंडर इमेजिन कर लिया है। चाहो तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, कंसिडर अ गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर of length twice of r, twice of r, having its axis perpendicular to the plane sheet, है ना। यहाँ पर ये जो हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है वो कैसे ड्रॉ किया है, तो इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो इस प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, एंड एंड सेक्शन ऑफ विच, एंड वन ऑफ द एंड सेक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे, एंड वन ऑफ द एंड सेक्शन लाइज एट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो गॉसियन सिलेंडर है ना, इसका एक जो सेक्शन है एंड सेक्शन, ये कहां पर लाई कर रहा है, जहां पर हमारा पी पॉइंट है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, गॉस के लॉ को अप्लाई करना है। सो एज पर गॉसेस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द amount of charge enclosed by that surface divided by epsilon naught or the electric permittivity of the free space। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो यहाँ इस फिगर में ये जो हमारा गॉसियन सिलेंडर है इसके अंदर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी वो कैसे पास होगी, तो देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर सिलेंडर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आउटर वाला, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ये एक पर्टिकुलर सरफेस है, इसको मैं सरफेस 1 मार्क कर रहा हूं। फिर ये जो एंड सेक्शन है ये दूसरा सरफेस है, और ये जो थर्ड सेक्शन है एक एंड सेगमेंट, इसको मैं थर्ड सेक्शन मार्क कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे। एलिमेंटल एरिया कहां पर कंसिडर करेंगे, तो ये जो तीनों सरफेस एरियाज है, हर तीनों सरफेस एरियाज पर हम एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे। तो पहला मैं एलिमेंटल एरिया मान लीजिए यहां पर कंसिडर कर रहा हूं विच इज ds, और ये जो एलिमेंटल एरिया होगा वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर, एलिमेंटल एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। फिर मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड एलिमेंटल एरिया लेता हूं जो कहां है, इस सेकंड सरफेस पर है, तो दिस इज माय एलिमेंटल एरिया ds। और यहां पर ये जो एलिमेंटल एरिया है इसका जो वेक्टर होगा ds, ये कैसे परपेंडिकुलर होगा, उस क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर ये जो मैं एलिमेंटल एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसे मार्क कर रहा हूँ फिर से ds। और थर्ड जो एलिमेंटल एरिया है वो मैंने थर्ड क्रॉस सेक्शन पर लिया है, यहाँ पर इसको मैं मार्क कर रहा हूँ अच्छे से, ये देखो थर्ड क्रॉस सेक्शन है। तो थर्ड क्रॉस सेक्शन पर भी मैंने क्या ले लिया है, एक एलिमेंटल एरिया ds ले लिया है, जिसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस पर्टिकुलर सरफेस को कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे गॉसियन स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स पास होने वाला है उसको स्टडी करते हैं। तो इफ आई राइट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, ये क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू, दिस इज फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर जो है वो तीन एरिया से पास होकर गुजरेगा।
ये जो दो ये जो दो एंड सेगमेंट है वहां से भी पास होगा, और ये जो कर्व सरफेस है ना यहाँ से भी पास हो रहा है। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स को हम कैसे लिखते आ रहे हैं आज तक, that total flux passing through the given surface is equal to closed loop integration of electric field intensity into area vector into cos theta। तो यहाँ पर भी इसको वैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे so the total flux passing through Gaussian cylinder can be given as closed loop integration of E ds cos of theta। ठीक है, ये भी हमने पहले अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कहा था कि यहाँ पर एरिया जो है वो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ई डी एस कॉस थीटा, इसको भी हम 3 अलग अलग सरफेस में लिख लेते हैं। सो दिस इज अगेन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, मतलब जो कुछ भी फ्लक्स इस पर्टिकुलर सरफेस से पास होगा फर्स्ट सरफेस से, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। फिर हम एडिशन करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड एरिया एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू थर्ड एरिया। So plus closed loop integration of second surface, that is E ds cos of theta, plus closed loop integration of E ds cos of theta for the third surface। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर E और ds जो है वो दोनों वेक्टर होते हैं और cos थीटा है एंगल बिटवीन देम। अगर मैं पहले सरफेस की बात करूं तो इस पहले सरफेस में हम जानते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी चार्ज और उसके सरफेस को। तो इन चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर प्लेन शीट को परपेंडिकुलर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल जा रही है और एलिमेंटल एरिया ds जो है फॉर द फर्स्ट सरफेस वो अगर इस तरीके से आउटवर्ड है जो कि परपेंडिकुलर है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अच्छा, ये जो सेकंड सेक्शन था हमारा, इस सेक्शन में जो एलिमेंटल एरिया मैंने ds लिया है उस एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर ds और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं थीटा होगा भैया 0 डिग्री। और जो थर्ड सरफेस है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो कैसे जाएगी, थर्ड सरफेस को थर्ड जो सरफेस है वहां का जो एरिया वेक्टर है उसको पैरेलली होते हुए जाएगी जैसे सेकंड सेक्शन में हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ फॉर द फर्स्ट सरफेस E इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा के बजाय मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री, प्लस सेकंड सरफेस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही यहां लिख रहा हूं मैं और वैसे ही थर्ड सरफेस के लिए भी क्या होगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 0। ठीक है, 0 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये एक्सप्रेशन से हट जाएगा। तो बचता क्या है हमारे पास, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा दैट इज 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास बचता है 2 इंटू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। यहाँ से हम क्या बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट ई कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो बचता है हमारे पास क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और ये जो डी एस है एलिमेंटल एरिया, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एरिया ए। सो 2 इंटू ई इंटू एरिया ए। अच्छा, ये जो फाई है, फाई को हम क्या लिख सकते हैं गॉस के एप्लीकेशन के हिसाब से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे कि वैसा, और यहाँ पर जो 2 टाइम्स ऑफ ई ए है, यहाँ से मैं 2 और ए जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ। सो 2 इंटू ए मैंने डिनोमिनेटर में लेकर ला लिया है, तो क्या बचता है मेरा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन टॉइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखिए क्यू अपॉन ये जो एरिया है, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फिर,
sigma upon 2 times of epsilon naught is equal to E. This is the expression for electric field intensity at any given point due to uniformly charged plane sheet. यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना, तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आर या जो डिस्टेंस लिया था किसी भी पॉइंट का, उसका कोई सिग्निफिकेंस हमें नज़र में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्लेन शीट पर अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस पर्टिकुलर शीट से कितने भी डिस्टेंस पर अगर आप मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, विच इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है, यहां से ना हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसा ग्राफ बना सकते हैं? अगर मैं y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लॉट करूं, x एक्सिस पर डिस्टेंस प्लॉट करूं किसी भी पॉइंट का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, आप इस पर्टिकुलर केस में देख लीजिए, शीट के काफ़ी पास हो या शीट से काफ़ी दूर हो, जितना भी पास या दूर हो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसा कांस्टेंट लाइन वाला एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ग्राफ हो गया जिस पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन शीट वेयर द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये जो पूरा सेटअप है ये हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया है। ठीक है, ये जो पूरा सेटअप है ये अगर किसी मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख लिया है, मान लीजिए एयर है, वाटर है, कुछ भी है, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब हम लिखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये एक छोटा सा यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलेगा फॉर्मूला में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन्स द सेम। चलो, अब आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा सॉल्व न्यूमेरिकल दिया है रिगार्डिंग दिस प्लेन इनफाइनाइट शीट वाला पार्ट। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब सिग्मा की वैल्यू हमें दी है, कितना दिया है? सिग्मा 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, इसको ही मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा। और फिर क्या पूछा है आगे? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, चाहे आप इस शीट के थोड़ा सा पास रहो या फिर दूर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलो, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है हमें? 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज गिवन बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 से डिवाइड कर 3 को 2 से डिवाइड करिए, वो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। इस 10 टू द पावर -12 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +12 डिवाइडेड बाय 8.85। चलो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें मिला है 1.5 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर +12 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर +6 डिवाइडेड बाय 8.85। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूँ 150 और नीचे लिख रहा हूँ 8.85 है, तो हम इसको 9 भी लिख सकते हैं। 8.85 को 8.9 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर? 150 डिवाइडेड बाय 8.9, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4, राइट। चलो, अब 150 को 8.9 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16.8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.68 दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं।